नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे में जनरल साइंस से क्वेश्चनों की संख्या अधिक रहेगी। तो ये मैराथन की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले भी 2 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बल का मात्रक नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन, डाइन, किलोग्राम। ये तीनों जो है बल के मात्रक हैं। जूल जो है ये बल का मात्रक नहीं है, जूल ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तीसरे नियम का उदाहरण पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, अगर एक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, और एक वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा का ऑप्शन देखते हैं, किसी वस्तु का त्वरण उस पर कार्य करने वाले बल के समानुपाती होता है और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, जो कि कहता है कि अगर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान परिणाम का बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो यही न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। कौन? प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। ऑप्शन है आपका द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, गति। तो कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है पूछ रहा है, तो गति हो जाएगा, क्योंकि गति जो है पदार्थ का गुण नहीं है बल्कि किसी अवस्था का गुण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होता है, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बाकी जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है और ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। लकड़ी, रबर, तांबा, कांच। इसमें से पूछ रहा है कि विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक तांबा है। तांबा चूंकि एक धातु है और धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। लकड़ी, रबर और ये जो कांच है ये विद्युत के कुचालक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का गुण नहीं है। ऑप्शन है आपका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, चालकता। तो प्रकाश का गुण चालकता नहीं है। चालकता किसी पदार्थ की विद्युत ऊष्मा का संचालित करने की क्षमता है, यह प्रकाश का गुण नहीं है। बाकी जो आप देख रहे हैं परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, ये तीनों प्रकाश के गुण हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का गुण नहीं है। ध्वनि का गुण नहीं है पूछ रहा है। तीव्रता, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, रंग। तो देख रहे हैं रंग जो है वो ध्वनि का गुण नहीं है। बाकी आप जो देख रहे हैं तीव्रता, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, ये सब ध्वनि के गुण है, और रंग जो है ये ध्वनि का गुण नहीं है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं, पानी का जमना, कागज का जलना, चीनी का पानी में घुलना, बर्फ का पिघलना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कागज का जलना। क्योंकि कागज रासायनिक परिवर्तन में, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जब कागज जल जाएगा तो राख बन जाएगा, जो एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। बाकी जो पानी का जमना है, चीनी का पानी में घुलना है, बर्फ का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है।
खट्टा स्वाद, नीले लिटमस को लाल करना, क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाना, लाल लिटमस को नीला कर देना। ये पूछ रहा है कि कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, तो यही अम्ल का गुण नहीं है, ये क्षार का गुण है। लाल लिटमस को नीला करना ये अम्ल का गुण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? क्षार का गुण नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कड़वा स्वाद, लाल लिटमस को नीला करना, ये भी क्षार का गुण है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाना, नीले लिटमस को लाल कर देना। यही नीले जो लिटमस को लाल कर देना ये क्षार का गुण नहीं है, ये अम्ल का गुण है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है पूछ रहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, थायराइड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो आंतरिक ग्रंथि होती है वो है यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। यह पाचन का कार्य भी करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? देख लेते हैं ऑप्शन। हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे, जिसे ब्रिक भी कहा जाता है और इसको किडनी भी कहा जाता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी यानी गुर्दे में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु, लाल रक्त कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है अंडाणु। अंडाणु अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। यह महिला प्रजनन तंत्र में पाया जाता है और यह निषेचन के लिए जिम्मेदार भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में छोटी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, अंडाणु, शुक्राणु, लाल रक्त कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। यह पुरुष प्रजनन तंत्र में पाया जाता है और यह भी निषेचन के लिए ही जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलेनिन, बिलिरुबिन। मानव शरीर में जो रक्त का लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। इसमें आयरन होता है जो रक्त को लाल कर देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएच स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका तापमान, द्रव्यमान, अम्लता या क्षारीयता घनत्व। तो पीएच स्केल का उपयोग अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए किया जाता है। 0 से 7 जो होता है पीएच, उसमें अम्ल मापा जाता है। 7 जो केवल होता है वो उदासीन होता है और 7 से 14 जो होता है पीएच, उसमें क्षारीय मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ये विटामिन जो कौन सा विटामिन पूछ रहा है कि जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो विटामिन सी है। बाकी जो ए, डी, के ये वसा में घुलनशील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेटस। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। तो रतौंधी में जिसमें रात में दिखाई भी कम देने लगता है। तो कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? रतौंधी। आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी है, जो विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है और कमजोरी, थकान भी महसूस होने लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? अभी विटामिन डी की कमी से आ गया, ऊपर बताया था ही रिकेटस।
तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रिकेटस होता है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर और मुलायम होने लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा खनिज जो है वो हड्डियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है आपका कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम। तो हड्डियों के लिए आवश्यक जो खनिज है वो है कैल्शियम। ये हड्डियों का दांतों का निर्माण और हड्डियों के रख रखाव का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है? आपका ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम। तो कौन सा खनिज रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड की ग्रंथि के लिए आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है जो शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया एक परजीवी रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है? दूषित जल से पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग। तो दूषित जल से जो फैलता है वह हैजा है। हैजा जो है एक जीवाणु जनित रोग है जो दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु से फैलता है? वायु द्वारा मतलब पूछ रहा है कि कौन सा रोग फैलता है। मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग। तो वायु द्वारा जो रोग फैलता है वो क्षय रोग है, जिसे टीबी भी कहते हैं। यह भी एक जीवाणु रोग है जिसमें संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली जो उसमें से बूंदें होती है उसके द्वारा फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? एक कोशिकीय जीव पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देख लेते हैं ऑप्शन अमीबा, केचुआ, मछली, पर्च। तो एक को निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जल में पाया जाता है। केंचुआ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो केंचुआ एक बहुकोशिकीय जीव है जो मिट्टी में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? NOH, KOH, HCl, NaCl। तो अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? तो आपका आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह एक प्रबल अम्ल है। और NaOH है जो एक, यह सोडियम क्लोराइड एक प्रबल क्षार है। यह एक क्षार है। और आप ये सी आपका आंसर हो जाएगा जो एक प्रबल अम्ल है HCl। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज पैदा नहीं करता है? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो बीज पैदा नहीं करता है। आपका ऑप्शन है आम, फर्न, गुलाब, गेहूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्न। फर्न एक बीजाणु पैदा करने वाला पौधा है, जबकि आम, गुलाब और गेहूँ बीज पैदा करने वाले पौधे हैं। आम, गुलाब और गेहूँ ये बीज पैदा करते हैं, जबकि फर्न जो है बीजाणु पैदा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी जानवर नहीं है पूछ रहा है कौन सा? गाय, कुत्ता, मुर्गी, बिल्ली। तो गाय, कुत्ता और बिल्ली ये स्तनधारी जानवर है। नहीं है जो मुर्गी। तो आपका आंसर हो जाएगा मुर्गी, क्योंकि यह स्तनधारी जानवर नहीं है। बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता है? कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता है पूछ रहा है। चीनी, नमक, रेत, नींबू का रस। चीनी, नमक और नींबू का रस ये सब पानी में घुल जाते हैं। रेत, जिसे बालू भी कहा जाता है, यह पानी में नहीं घुलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी से हल्का होता है? आपका ऑप्शन है लकड़ी, लोहा, पत्थर, कांच।
तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी से हल्का होता है? तो आपका अब आंसर हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए यह पानी में नहीं डूबता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी से भरा होता है? आपका ऑप्शन है लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, कागज। तो जो पानी से भरा होता है वो है लोहा, क्योंकि लोहा का घनत्व पानी से अधिक होता है, इसलिए यह पानी में डूब जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? आपका ऑप्शन है लकड़ी, रबर, तांबा, कांच। तो ये ऊष्मा का सुचालक पूछ रहा है, तो ऊष्मा का सुचालक आपको पता ही है कि तांबा है, क्योंकि तांबा एक धातु है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक पूछ रहा है। लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो देखिए लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम ये तीनों जो है लकड़ी, ये ऊष्मा के सुचालक हैं, बट आपका जो आंसर हो जाएगा वो लकड़ी। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका त्वरण क्या होगा? पूछ रहा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका त्वरण क्या होगा? आपका ऑप्शन है 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर, या परिवर्तनशील। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, और यह सौर मंडल का सबसे छोटा भी ग्रह है। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना। तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिससे दिन और रात होता है। पृथ्वी पर ऋतुएं किसके कारण होती है? पूछ रहा है क्वेश्चन की पृथ्वी पर ऋतुएं यानी मौसम में जो चेंजिंग आता है वो किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी की ओर परिक्रमा, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना। तो आपका ये आंसर होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। और पृथ्वी अपनी धुरी पर कक्षीय तल से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर अपने कक्षीय तल से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों में सूर्य की किरणें अलग अलग कोणों पर पड़ती है, जिससे मौसम में चेंजिंग होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ये ए, पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति था। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति था। आपका ऑप्शन है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एड्रिन वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, मुझे भी पता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर कदम रखा था। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जनरल साइंस से डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।